फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मैं मनोहर कुमार दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्त, कहते हैं ना दोस्त कि जो पढ़ाई आज आपको ये दर्द लग रहा है, समझ रही है उस बात को, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रहा है वही पढ़ाई कल आपको बहुत बड़ा कामयाबी के रूप में खड़ा होगा। सही है? तो आप पढ़ाई से घबराए नहीं, क्योंकि कहा जाता है सफलता की जो कुंजी होती है वो पढ़ाई होती है। और अगर आप नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, एज ए मुरली सर के रूप में आप देख रहे हैं, तो ये पढ़ाई ही आपके सबसे बड़ी कामयाबी का हिस्सा बनेगा। भाई साहब, आप घबराए नहीं, मेरे साथ बनते चले जाइए, हम आपके साथ इसी तरह से उपस्थित रहेंगे। कहते हैं मेरे दोस्त कि सबको सब कुछ ऐसे ही नहीं मिल जाता है, सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता है। कहीं से कुछ पाने के लिए कई रातों को गुजार करके किताबों से लड़ना पड़ता है। तो हम सभी आदमी को ऐसे ही सब कुछ विरासत में नहीं मिलने वाला है मेरे भाई। कई रात जगना पड़ेगा और जग करके हम अपनी सुविधा के अनुसार अपने रातों को इस बुक के साथ, इस मुरली सर के साथ आपको लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज लेक्चर जो अपना चलेगा क्लास 11th का टॉपिक है, टॉपिक को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम आपको बताए थे। उसमें लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज आपको सारा डिटेल्स बताए थे। और आज मुरली सर एक नए थिक्स के साथ चलेंगे। टॉपिक का नाम होगा डी ब्रोगली। क्या नाम होगा? डी ब्रोगली इक्वेशन। और उसके साथ साथ कई सारा जनरल टॉपिक आएगा जो आपको क्लियर होगा। बहुत सारे बच्चे के सवाल जवाब रहता है, तो आप घबराए नहीं। सही है? और आज एक यूनिक तरीका से लिए हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कम समय में आपको बहुत चीज़ बताने का प्रयास करूं, उसी हिसाब से आज मैनेजमेंट किए हैं। तो आप घबराए नहीं, मेरे साथ बने रहे। सही है? आपको हर एक टॉपिक बेहतरीन तरीका से देखने को मिलेगा। चलिए आते हैं, हम अपना पहले पेज को चेंज कर लेते हैं। नहीं, बैकग्राउंड सेलेक्ट है, बहुत बढ़िया। आज कहेंगे मुरली सर नया टॉपिक की शुरुआत कैसे करेंगे। बिल्कुल, आप मेरे साथ देखिए, देखते चले जाइए। आज आपका ये टॉपिक है लेक्चर। चलिए, बहुत बढ़िया भाई साहब। अब ये लेक्चर जो है फंक्शन, क्लास 11th का टॉपिक है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपको लिखने में परेशानी होता था, हमको लिखाते थे, आप फिर लिखते थे, टाइम ज़्यादा लगता था। इसलिए आप सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि आप 2 मिनट का समय देते हैं, आप एक बार इसको ज़रूर नोट कर लेंगे। पेन कॉपी लेकर के बैठे, अगर पढ़ना चाहते हो भाई साहब तो पेन कॉपी लेकर के बैठे, अन्यथा मत बैठे। सही है? हमारी बातों से बुरा लगता है सब लोगों को, हम बोलते हैं। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो मत ये वीडियो देखिए, आपको ये वीडियो का साथ देने वाला नहीं है। अगर क्लास 11th का है, जेईई मेन से रिलेटेड आप सब्जेक्ट रखते हैं, आपको पता है कि मेरा भविष्य कहाँ गुजरने वाला है, तो इसको नोट करें। सही है? और अगर आप वीडियो अच्छा नहीं लगे तो मेरे टॉपिक वीडियो को ऐसे ही साइड करो प्लीज़। सिर्फ ये टॉपिक वीडियो बनाने वीडियो मेरा मेन मकसद है कि मेरे अच्छे स्टूडेंट के पास ही जाए, एक ही पढ़े, बेहतरीन तरीका से पढ़े, बेहतरीन तरीका से इस टॉपिक को ध्यान दे। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, आप इसको थोड़ा सा सर्वे करेंगे, नोट करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, आ गए, नोट कर लिए। अब समझिए मुरली सर के साथ क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब। देखिए, ये क्लास 11th का टॉपिक है भाई साहब। आ जाओ, ये किसका टॉपिक है? क्लास 11th का टॉपिक है। टॉपिक जो है भाई साहब आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। नहीं, टॉपिक मेरा क्या है? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सही है? तो बोले आइंस्टीन वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानकारी दी थी, फोटो विद्युतीय प्रभाव के बारे में बताए थे। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, पहले उस स्टेटमेंट को समझते हैं। इस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि व्हेन, जब
ए पार्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, जब कोई पार्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, किस पे पड़ता है, इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस पे पड़ता है, इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, एक धातुई सतह पे, एक चमकदार सतह पे पड़ता है, देन तब मेटल सरफेस इरेडिएट, मेटल सरफेस इरेडिएट ड्यू टू इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखा हुआ है बुआ हो मेटल सरफेस इरेडिएट, वह जो धातुइक सतह है वह इरेडिएट कर देता है, किसके कारण, तो ड्यू टू इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के कारण, सही है, फ्रॉम मेटल सरफेस, अपने वह मेटल सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, इरेडिएट कर देता है, मोड़ देता है। दिस फेनोमेनन, यह जो घटना घटती है, इज नोन एज, हम लोग जानते हैं बुआ किसके नाम से, एज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस प्रकार की जो परिघटना घटती है उसको हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। सुनिए, व्हेन ए पार्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, देन मेटल सरफेस इरेडिएट ड्यू टू इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के इमिशन के कारण, उत्सर्जन के कारण, दिस फेनोमेनन इज नोन एज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको किस नाम से जानते हैं, तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। सही है, अब कैसे, तो मुरली सर समझ में नहीं आया, डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा समझाने के प्रयास करते हैं। देखिए भाई साहब, डायग्राम क्या करता है, पहले तो इसको आप शॉर्ट कर ले, पहले इसको मैंने मुरली सर क्या किया, शॉर्ट कर दिया, ठीक है, चलो आ जाओ भाई साहब, साइड हो जाओ ना, हाँ जी। अब देखो मुरली सर क्या बताए हैं भाई साहब, यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन दिए हैं, ये आपका एक धातुई सतह हो गया, चमकदार सतह हो गया, क्या हो गया, एक चमकदार सतह हो गया, सही है। चलो भाई साहब, अब हम इसका नाम रख देते हैं मेटल सरफेस, इसका नाम क्या है, तो मेटल सरफेस नाम है, सही है बुआ हो, एक मेटल सरफेस से धातुई सतह है। अब कहता है व्हेन ए पार्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, जब कोई पार्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, देन मेटल सरफेस इरेडिएट, जब कोई पार्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये क्या है, तो बुआ रे एक प्रकार के पार्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है, जब कोई पार्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, इस धातुइक सतह पर मेटल सरफेस पे पड़ता है, देन मेटल सरफेस इरेडिएट बउआ हो ड्यू टू इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके कारण, तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, मतलब इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के कारण मोड़ देती है। दिस फेनोमेनन इज नोन एज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे भाई साहब एज ए मान लो ये मेरा मोबाइल है, राइट, तो मोबाइल को मान लो है ना, अब यहाँ से कोई किरण पड़ेगा, इधर से आएगा डिफ्लेक्ट करके इधर चला जाएगा, या इधर से आएगा डिफ्लेक्ट करके इधर से चला जाएगा। तो इस प्रकार की जो फेनोमेनन है, इस प्रकार की जो घटना है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। देखिए क्या बोला है कि व्हेन पार्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, देन मेटल सरफेस इरेडिएट मोड़ देता है ड्यू टू इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जन के कारण। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं भाई साहब, तो हम इसको बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो पैराग्राफ चेंज करके लिखा हुआ है कि द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, इस मेटल सरफेस पर से जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, सही है, इज कॉल्ड कहलाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ ना मेरे भाई, इसी इलेक्ट्रॉन का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन नाम होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन। एज ऐसे समझ सकते हैं, आपको 10th वाले सर बताए होंगे कैसे, कहता है बुआ जब प्रकाश के किरण प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी परावर्तक सतह पे पड़ता है, तब ये परावर्तक सतह अपने पे पड़ने वाले किरण को कुछ कोण बना करके तेजी से मोड़ देता है। इसी घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर हम आपको एक बताए थे कि रे भाई साहब ये सन है, क्या है,
सन, इसको एक रूप में ले लो, सही है। आज जब इससे कोई प्रकाश की किरण क्या करता है, निकलता है, और किसी मेटल सरफेस पर, यह एक प्रकार के चमकदार सतह है जिसको आप M और M1 मान लो। आज जैसे ही इस पे पड़ेगा तो आपतित किरण, आज जैसे ही यहाँ से मुड़ जाएगा तो परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब बोलते हैं, जिसको हम लोग N से सूचित करते हैं। किस चीज़ से सूचित करते हैं, N से। ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तक सतह, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। तो हमने क्या बताया कि जब प्रकाश के किरण प्रकाश स्रोत से निकल करके किसी परावर्तक सतह पे पड़ता है, तब ये परावर्तक सतह अपने पे पड़ने वाले किरण को कुछ कोण बना करके तेजी से मोड़ देता है। इसी घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा। जस्ट इसी को आप यहाँ पे अपोजिट कर दो। क्या कर दो, अपोजिट। व्हेन, बोले क्या बोल रहे हैं, तो व्हेन पार्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, देन मेटल सरफेस इरेडिएट ड्यू टू इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के कारण हुआ हो, दिस फेनोमेनन इज नोन एज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उम्मीद करते हैं मुरली सर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन का समझा दिए है। अब नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे हुआ हो दो टर्म निकल के आता है। देखो यहाँ पे आपके पास दो साधन है। मुरली सर क्या बताए, टाइम बचत करने के लिए आपको, जैसे कि आप पहले इसको एक नज़र स्क्रीनशॉट ले लो, पहले सब स्टूडेंट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, चलो ले लो, बहुत बढ़िया। अब कहता है बुआरी, हम अभी थोड़ा बताए हैं थोड़ा देर पहले कि फ्रॉम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका मतलब सब आदमी हमको बताओ जल्दी, पहले तो इसको नोट करो तब इसका मतलब हमको बताओ। कहता है फ्रॉम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद्युतीय प्रभाव से क्या होता है प्रभाव, हमको बताओ जल्दी। हो गया, चलो अब यहाँ देखो, बड़े फ्रॉम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका मतलब होता है आइंस्टीन के फोटो विद्युतीय प्रभाव से। नहीं तो क्या कहता है, फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ लाइट, प्रकाश की ऊर्जा बराबर सूत्र होता है एनर्जी ऑफ मेटल, धातु का ऊर्जा, अब प्लस काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होता है, सही है। तो एनर्जी ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, क्योंकि बुआ हो बैंडल ऑफ एनर्जी को फोटोन बोला जाता है, बैंडल ऑफ एनर्जी को फोटोन। ये बात आपको फिजिक्स वाले सर भी बताए होंगे कि बैंडल ऑफ एनर्जी को क्या बोला जाता है, तो फोटोन बोला जाता है। अब वह हो एनर्जी ऑफ लाइट को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ मेटल का, अगर किसी मेटल पर एनर्जी लगता हो, इसका मतलब है थ्रेशोल्ड एनर्जी इसके जगह पर मैंने दे दिया, और प्लस काइनेटिक एनर्जी को शॉर्टकट में के ही लिखते हैं, मतलब के से काइनेटिक और ई से एनर्जी। अब देखो भाई साहब, ये फार्मूला जो आप देख रहे हैं, राइट, इस फार्मूला में से अगर बेहतरीन तरीका से मैंने काइनेटिक एनर्जी को बाहर किया, तो काइनेटिक एनर्जी को बाहर करेंगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन रहेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, ये मैथ वाले सर बताते हैं। क्लियर है। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी को रहने दिया है और एनर्जी ऑफ फोटोन को भी रहने दिया है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को इस साइड लाए हैं बराबर के इस साइड, तो माइनस लगा दी है। क्लियर है। अब देखो तो काइनेटिक एनर्जी बराबर एनर्जी ऑफ फोटोन और माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो। चलो अब देखो भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी को मैंने काइनेटिक एनर्जी रहने दिया। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला हम आपको पीछे क्लास में बताए थे, hc/λ होता है, माइनस है तो माइनस। थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है भाई साहब hc/λ0। क्या होता है, hc/λ0 होता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, समझ गए। अब भाई साहब एक बात और हम आपको बताते हैं शॉर्टकट में, काइनेटिक एनर्जी बराबर फिजिक्स वाले सर बताते हैं 1/2 mv² होता है। हमारी बातों से सहमत है।
काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² फार्मूला होता है। वेयर के ही काइनेटिक एनर्जी है, एम मास ऑफ मूविंग मास ऑफ बॉडी है, और भी वेलोसिटी है। सही है ना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है। तो आपको ये पता चल गया होगा बेहतरीन तरीका से। अब देखो मुरली सर क्या बता रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर ये है, तो हम भाई साहब काइनेटिक एनर्जी को रहने देते हैं, या आप इसके जगह पे 1/2 mv² रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई में दोनों फंक्शन में से बुआरे कोई चीज़ तो कॉमन लेने वाला है कि नहीं है। तो भाई साहब दोनों में से कोई चीज़ एक कॉमन लेते हैं, तो HC कॉमन लेने वाला है, क्योंकि HC इसमें भी है, HC इसमें भी है। अब कॉमन ले लिए तो 1/λ इसमें माइनस 1/λ0 इसमें बचा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं। देखो मुरली सर आपको बेहतरीन तरीका से बता रहे हैं कि बुआरे 1/2 mv² बराबर HC इंटू 1 माइनस लेमडा बटा 1 माइनस λ0 है। सही है, तो ये फार्मूला हो गया। सही है, आप लिखो। तो ये फार्मूला आपको प्रूफ हुआ। क्या हुआ? प्रूफ। लेकिन प्रूफ ये तो प्रूफ्ड हुआ। क्या हुआ भाई साहब? प्रूफ्ड। अब प्रूफ तो हो गया, अब लेकिन इसमें कुछ बातें जानना जरूरी होता है, जिसको हम शॉर्ट करते हैं। हाँ, इसमें कुछ बातें जानना जरूरी होता है। वेयर मतलब होता है जहाँ, वह हो, वेयर मतलब होता है जहाँ, वेयर मतलब होता है जहाँ। कोई आपसे पूछे एम क्या है, तो वह हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, या मूविंग मास ऑफ बॉडी भी बोल सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या आप इसको ऐसे नहीं लिखो, मूविंग मास ऑफ बॉडी लिखो, मूविंग मास ऑफ बॉडी लिखो, मूविंग मास ऑफ बॉडी है। सही है, चलो अब देखो भाई साहब भी क्या है, तो बुआ रे मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है या मूविंग मास ऑफ बॉडी है? नहीं, इसको भी को बोलते भाई साहब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेग है। सही है, वह हो एच क्या है, तो एच प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट है। अब प्लांक्स कांस्टेंट का मान आपको पता है, एच का मान आपसे कोई पूछे तो 6.62 गुने 10 के पावर -34 जूल पर सेकेंड होता है। एंगस्ट्रम में इसका मान अलग होता है, इसका मान एंगस्ट्रम में क्या होता है? अलग होता है। तो ये मान को आप भूलेंगे नहीं। सही है, वह हो यहाँ पे सी क्या है, तो सी जो वाले फंक्शन है वह स्पीड ऑफ लाइट है। आप लोग लिखते चलेंगे, सी क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब प्रकाश की चाल है। और सी बराबर क्या होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। सी का मान कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। पापा जी के नाम भूल जाएंगे, इसको नहीं भूलेंगे। लेमडा क्या होता है, तो लेमडा जो होता है भाई साहब वेव लेंथ होता है। क्या होता है? वेव लेंथ, तरंग की लंबाई होती है। लेमडा क्या होता है, तो तरंग की लंबाई होती है। सही है, अब बारी आ गई है लेमडा नॉट की। किसकी बारी आ गई है? लेमडा नॉट की। तो लेमडा नॉट की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। लेमडा नॉट को क्या बोलते हैं भाई साहब, तो लेमडा नॉट को हम लोग बोलते हैं, लेमडा नॉट को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वो अरे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है उसकी चर्चा मैं करूंगा, आप घबराए नहीं। ये मेरा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया। सही है, एक बार फिर से चलो। एम क्या है, तो मूविंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है या बॉडी है। भी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सही है, अच्छा एच क्या है, तो एच प्लांक्स कांस्टेंट है। सही है, और एच का मान कितना होता है? 6.62 गुने 10 के पावर -34 जूल पर सेकेंड होता है। ये किसका मान हो गया? एच का। अब देखो बुआरे सी क्या है, तो सी स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की चाल है। अब वह ये सी का मान कितना होता है, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। सही है, लेमडा क्या है, तो वेवलेंथ है। लेमडा क्या है? वेवलेंथ है। और लेमडा नॉट क्या है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। सही है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो उम्मीद करते हैं आइंस्टीन का टर्म आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखो अगला टर्म क्या कहता है भाई साहब, इसका पेज में ऐड करके देखते हैं। आप इसका पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। चलो आपके पास 2 मिनट का समय है, पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में आप ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले उसको क्या करेंगे भाई साहब, तो पहले उसको ऐड करो, समझो, परखो, पहले नोट करो। 1 मिनट का समय मुरली सर आपको दे रहे हैं, क्योंकि समय बचाने के लिए पहले से लिखा हुआ फंक्शन है, ठीक, प्लीज़ नोट करो। हाँ जी, बहुत टाइम ले लिया आप लोग। हाँ जी, नोट कर लिए, बहुत बढ़िया, वेल डन। मुरली सर फिर आपके पास उपस्थित हो गया है। देखो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड एनर्जी, नहीं तो मुरली सर आपको बेहतरीन तरीका से बताएंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होता है उसका हिंदी होता है भाई साहब देहली ऊर्जा। कौन ऊर्जा होता है? देहली ऊर्जा, ठीक। चलो अब कहता है अरे द मतलब होता है वह, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की वह कम से कम मात्रा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो, ऊर्जा की वह कम से कम मात्रा, ऊर्जा की वह कम से कम मात्रा, सही है। रिक्वायर्ड आवश्यक होता है, मेटल सरफेस टू इजेक्टेड एन इलेक्ट्रॉन, वह हो मेटल सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन को इजेक्टेड होने के लिए, उत्सर्जन होने के लिए, हटाने के लिए जो कम से कम ऊर्जा लगता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, जो आवश्यक होता है, मेटल सरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करने के लिए जो कम से कम ऊर्जा लगता है, उसी ऊर्जा को भाई साहब थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। सही है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इज कॉल्ड कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे आपको हम नॉर्मली बात आपको पहले भी बताए हैं कि मुरली सर आपको बता रहे हैं कि यह मेटल सरफेस है, ठीक। इस पर से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन होने के लिए, मतलब ये आपका आ रहा है, ये जा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उत्सर्जन होने में जितना समय लगेगा, जितना कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसी ऊर्जा को, उसी एनर्जी को भाई साहब क्या कहेंगे, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे, देहली ऊर्जा कहेंगे। क्लियर है? अब देखो भाई साहब,
इट इज, एक नंबर में इट इज डिनोटेड बाई फाई, इसको किस चीज़ से सूचित करते हैं? फाई से। लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को ये डिमोटिवेट फंक्शन इसलिए रहता है कि उसको सिंबल नहीं क्लियर होता है। आज मुरली सर हर सिंबल क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पे बुआ ने ये फंक्शन दिया तो आपको नाम है कि सर इसका नाम हो गया फाई। चलो अब यहाँ हाफ दे दिया तो इसका नाम हो गया साइन। चलो अब कोई यहाँ पर ये फंक्शन दे दिया तो इसका नाम हो गया लेमडा। सही है। अब इसमें क्या कर देगा भाई साहब, इसमें ये फंक्शन लगा देगा तो इसका नाम हो जाएगा लेमडा नॉड। क्या नाम हो जाएगा? तो लेमडा नॉड नाम हो जाएगा। ध्यान से देखो, उसी में अब कोई फंक्शन ये दे देगा तो इसका नाम होता है अल्फा। क्या होता है? अल्फा। अब भाई साहब कोई कहेगा बीटा तो इसका नाम लिख लो भाई साहब बीटा। अब इसको मिटा करके भी हम नाम रखेंगे अलग अलग, क्योंकि हम आपको एक एक में कितना पेज हटाए तो इसी में ध्यान दो, आप पेज को ऐड करते जाओ या बीडी को रिसीविंग मोड में लेते जाओ। जैसे यहाँ पर ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका नाम होता है लेमडा, इसका नाम होता है गामा, इसका नाम होता है बराबर, इसका नाम होता है सिग्मा, इसका नाम होता है बड़ा सिग्मा, इसका नाम होता है बड़ा या बराबर, इसका नाम होता है छोटा या बराबर। बात समझ में आ रहा है? इक्वल। इतनी बातों को ध्यान में रखने पड़ेगी आपको, तब ये आपको हर वो फंक्शन समझ में आएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो फंक्शन दिख रहा था क्या? नहीं दिख रहा था, गड़बड़ हो जाएगा, रिप्लेस करके देख लेना। बहुत बढ़िया। तो आप मुरली सर क्या बताता है कि भाई साहब इस देहली ऊर्जा को किस चीज़ से घोषित करते हैं? देहली ऊर्जा को तो फाई से। किस चीज़ से? फाई से। चलिए अब देखते हैं भाई साहब दूसरा फॉर्मूला ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी। देहली ऊर्जा का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा का सूत्र फॉर्मूला। तो देहली ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा? तो बुआ रे वेयर देहली ऊर्जा का फॉर्मूला फाई बराबर एच सी बाई लेमडा नॉट। फाई बराबर, तो भाई रे फाई बराबर आपको देखने को मिल रहा है एच सी बाई लेमडा नॉट, जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। अब वेयर देखो, वेयर मतलब जहाँ। फाई क्या है? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी देहली ऊर्जा है। एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट का मान मुरली सर आपको अभी बताया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेमडा नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो आपको ये सारा फंक्शन बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया। क्लियर है? अब आप मुरली सर बेहतरीन तरीका से आगे की फंक्शन की जर्नी स्टार्ट करते। कहाँ की फंक्शन की? आगे की फंक्शन की। चलो बहुत बढ़िया। तो आज आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी मुरली सर क्लियर कर दी है कि नहीं? आप मेरे साथ यूं ही बने रहे। कहते हैं भाई साहब यूं ही नहीं मिलती है मंजिल को राही, राही को मंजिल। यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, एक दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। कहते हैं चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना, कहता है चिड़िया कि कैसे बना तेरा आशियाना, तो चिड़िया का जवाब सुनना चाहेंगे। उसने कहा कि भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनके तिनके को उठाना पड़ता है। तो भाई साहब आज उसी प्रकार से मुरली सर आपको एक एक तिनका एक एक वीडियो आपको उतना ही इम्पोर्टेंट है भाई साहब। बहुत ही सीधा इस वीडियो को मैंने तैयार किया है। आप मेरे साथ बने रहो, आपको हर एक फंक्शन समझ में आता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलो अब आ गया बुआ रे 11th का ही टॉपिक है डे ब्रोगली लेंथ। हाँ जी, डी ब्रोगली लेंथ आप लोग पढ़े हैं। डी ब्रोगली लेंथ आपको बेहतरीन तरीका से समझ में भी आएगा, घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। मुरली सर आपके साथ है ही। आप डी ब्रोगली लेंथ के पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि आज मुरली सर बहुत ही मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल पहले इसका क्या करेंगे, तो पहले इसका भाई साहब ये नोट करेंगे। स्क्रीनशॉट लो सब आदमी, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो भाई साहब। हम हट जाते तब तो स्क्रीनशॉट आएगा, ले लो। चलो हट गए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत टाइम नहीं देंगे।
बहुत टाइम नहीं देंगे भाई साहब। नोट करो, मुरली सर आपको टाइम देने वाले अब नहीं है। हम जगते हैं तो आपको भी जगना पड़ेगा, चाहे मौसम जमाना कोई भी बदल जाए। समझ रहे भाई साहब, आपको टाइम देना तो पड़ेगा, घबराने की ज़रूरत तो है नहीं भाई साहब। हाय रब्बा पिछला यार मिला दे। भाई सब एक लाइन बोले, बहुत बढ़िया, पर सुनते जाइएगा। कहता है फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कि कुछ और लिखा है तकदीर में। सही है, बहुत बढ़िया, वेल डन, ऐसे ही बने रहो मेरे साथ। कहता है भाई साहब ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है, ज़िंदगी भी खेलती भी उसी के साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबको एक से है मगर हौसलों सबकी अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है, निखर जाता है। सही है, तो आप बने रहे इसी तरह से, बेहतरीन मोटिवेट तहत हम आपको बताएंगे ही, लेकिन आप मेरे साथ बने रहे। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं भाई साहब, बने रहो। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ कि मुरली सर क्या लिखे नहीं लिखे, अपने लिखे अपने समझे। हम कहें ना मुन्ना ना, हम आप ही को समझाने के लिए आए हैं बेहतरीन तरीका से। आप मेरे साथ बने रहो। देखो पहले तो यहाँ पे टॉपिक का नाम है डी ब्रोगली, है ना, डी ब्रोगली लेंथ। सही है, तो डी ब्रोगली वैज्ञानिक के नाम में हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली, लेकिन लिखा जाता है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली वैज्ञानिक का नाम रियल में है लेकिन लिखा जाता है, उल्टा प्रोसेस है। डी ब्रोगली वैज्ञानिक का नाम है लेकिन लिखा जाता है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली, डी ब्रोगली नाम है, डी ब्रोगली बोला जाता है। चलिए तो बोले डी ब्रोगली लेंथ है, लंबाई है। सही है, तो कहता है ये ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल है, ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल है। जैसे आप मोबाइल से क्या किए भाई साहब, आप तस्वीर लिए, ठीक, राइट, मोबाइल से आपने तस्वीर लिया और मोबाइल से तस्वीर लेने के बाद इस लाइट को मैंने डिम कर दिया, क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो ये डिम हो गया। ड्यूल, ड्यूल, ड्यूल समझाने के प्रयास करें, डिम डिम डिम। चलिए बहुत बढ़िया। तो कहता है ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल, कण जो होता है ड्यूल नेचर का होता है, कणीय स्वभाव का होता है, ड्यूल नेचर का होता है। अब देखो यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, इनमें कई सारे वैज्ञानिक है। डी ब्रोगली साहब को कहा जाए तो यह एक चोरबा वैज्ञानिक है। कौन वैज्ञानिक है? चोरबा। मुरली सर इसको चोरबा क्यों बोलते हैं भाई साहब पता है क्यों? क्योंकि ये दोनों को सिद्धांत के चुरा करके ये अपना सिद्धांत दे दिया, चुरा के नहीं, इसका सिद्धांत। जैसे आपको मैं कहानी एक बताता हूँ, आप बंदर को देखे होइएगा, 3 बंदर में आपको 2 बंदर में झपड़ा होता है, लफड़ा होता है। 3, एक रोटी है, रोटी के लिए लफड़ा होता है। रोटी में क्या होता है बंदर की तरह से कि ये बोलता है आधा मैं लाया हूँ, वो बोलता है मैं लाया हूँ, दोनों में मारपीट होता है, खाया कोई नहीं। बगल से बिल्ली आती है, कहते भाई साहब आप झगड़ा मत करो, हम आपको बेहतरीन तरीक़ा से इसको हम अलग अलग कर देते हैं। अब उन्होंने एक तराजू लिया, तराजू पर तौला, तराजू पर तौलने के दरमियान में अगर इस साइड का हिस्सा, इस साइड का हिस्सा ज़्यादा हुआ तो तोरा मुँह में डाल दिया। कौन? बिलार ने, बिलाई ने। अब क्या क्या, इसका पलड़ा क्या हो गया, नीचे आ गया, फिर इसमें से तोरा मुंह में डाला, इसका नीचा तोरा मुंह में, इसका नीचा तोरा मुंह में, तोरा मुंह में, तोरा मुंह में। इस प्रकार से वो चला जाता है और चलते चलते एक तरह से रोटी समाप्त हो जाती है। तो भाई साहब इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिला? कि इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिला कि अगर हमको भाई साहब बंटवारा करना हो तो खुद में थोड़ा बहुत लेकर के बंटवारा कर लेंगे, अन्यथा बंटवारा करने के द्रव्यमान में 2 चीज़ क्रिएट हो सकता है। कहेगा मुरली सर 2 चीज़ क्या क्या क्रिएट हो सकता है? तो मुरली सर आपको 2 चीज़ ये क्रिएट हो सकता है, या तो आपको मिलेगा नहीं, हाँ मिलेगा तो दोनों खत्म हो जाएगा। थोड़ा टेक्निकल इश्यू था। चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाओ यहाँ पे क्या बताया, ये अपना सिद्धांत कैसे दिया मुरली सर कैसे बताएंगे? अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार पार्टिकल्स आर वेव नेचर, कण जो होता है वेव नेचर का होता है, तरंगीय समीकरण का होता है। सही है, ये बात किसने बोला? प्लांक्स साहब ने बोला। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं कि बुआ हो पार्टिकल जो होता है, कण जो होता है वेव नेचर का होता है। बुआ उसी में कहता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन अपने फोटो विद्युतीय प्रभाव से उन्होंने बोला बुआ हो इफेक्ट से कि इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल नेचर का होता है,
इलेक्ट्रॉन्स कणीय स्वभाव का होता है। अकॉर्डिंग टू डिरिबोगली के अनुसार व्हेन ए माइक्रो बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, जब कोई माइक्रो बॉडी पे कोई सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो, घूम रहा हो, चल रहा हो, नाच रहा हो, दौड़ रहा हो, प्रैक्टिस कर रहा हो, सही है, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है भाई साहब सर्कुलर पाथ पे, देन तब इट शोज, वह दिखाता है पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, मतलब वह पार्टिकल नेचर का भी है और साथ साथ में वेव नेचर का भी है, तरंगीय समीकरण का है। लेकिन मुरली सर हमको समझ में नहीं आया, एक बार फिर से। तो चलो मुरली सर एक बार आपके साथ फिर से है, देखो मुरली सर एक बार फिर से कैसे है, देखो भाई साहब इसको तो पहले छोटा करो तब स्ट्रक्चर बनेगा। आ जाओ, बारे वाह आ गया। चलो अब देखो भाई साहब यहाँ दो गो कंडीशन है, इन्होंने दो गो वैज्ञानिक है वो, अरे देखो ये भाई साहब आइंस्टीन और प्लैंक साहब ने क्या कहा, ठीक। तो आइंस्टीन प्लैंक साहब के तहत हम पहला बात बताते हैं भाई साहब, कहता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पार्टिकल्स आर वेव नेचर, पार्टिकल जो होता है वेव नेचर का होता है। जैसे आपको ये फंक्शन समझ में आ गया, ये आपका कण है, इलेक्ट्रॉन है नहीं, चलो तो ये आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक का अंदर होता है तो वो सेंटर होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। इसकी चर्चा एटॉमिक स्ट्रक्चर में मनोहर से डीपली किए हैं। अभी यहाँ के बात समझो, कहता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम के सिद्धांत से पार्टिकल्स आर वेव नेचर, ये जो कण है कहीं कहीं पे ये जो आपको कण दिख रहा है, इन्होंने कहा कि पार्टिकल्स आर वेव नेचर का है, पार्टिकल्स आर वेव नेचर का है। देखो ध्यान से बोले पार्टिकल्स आर वेव नेचर का है, तो इसी पर ना वेव आएगा, किस पे वेव आएगा, इसी पर वेव आएगा। ध्यान से समझो, पार्टिकल्स आर वेव नेचर का, ध्यान से समझो भाई साहब, पार्टिकल्स आर वेव नेचर का, ये वेव है, ये तरंग है, समझ गए। पार्टिकल्स आर वेव नेचर का, भाई साहब ये कौन नेचर है, तो ये वेव नेचर है, कौन नेचर है, तो वेव नेचर है। उम्मीद करते हैं आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। देखिए कहता है प्लैंक साहब कह रहे थे कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पार्टिकल्स आर वेव नेचर, मतलब ये जो इस प्रकार का साइन है, इस प्रकार का साइन है, इस प्रकार का साइन है, समझ रहे, पार्टिकल्स आर वेव नेचर, पार्टिकल्स आर वेव नेचर, पार्टिकल्स कौन नेचर का होता है, वेव नेचर का होता है। तो ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है, ये जो आपका फंक्शन दिख रहा है, बारी बारी से दिख रहा है, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है वह कौन नेचर का है, वेव नेचर का है। मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ पे वेव पर उपस्थित है, किस पे उपस्थित है, वेव पर उपस्थित है, तो पार्टिकल्स आर वेव नेचर। बुआ हो, इन्होंने प्लैंक साहब बताया कि पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स आर वेव नेचर, पार्टिकल्स आर वेव नेचर, जब वह तरंग पे है तो वह कौन नेचर का है, वेव नेचर का है। चलिए पार्टिकल्स वेव नेचर का है, तरंगीय समीकरण का है, क्लियर है। अब कहता है आइंस्टीन, पहला तो समझ में आ गया, अब आइंस्टीन के समझते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल नेचर, मतलब उसके इंटरनली पार्ट का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो बुआ हो स्फेरिकल टर्म पर होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब गोलीय आकृति पर है, किस आकृति पर है, ये गोलीय आकृति पर है, कौन आकृति पे है भाई साहब, तो गोलीय आकृति पर है, कौन आकृति पर है, तो इस गोलीय आकृति पर नहीं, वेव पर नहीं, गोलीय आकृति पर है। तो भाई साहब जब गोलीय आकृति पर रहेगा, जब गोलीय आकृति पर रहेगा ना, तो पार्टिकल्स आर वेव नेचर था, और ये कहता है पार्टिकल्स नेचर का होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल्स नेचर, क्या होगा भाई साहब, तो इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल नेचर का है, पार्टिकल नेचर का, इलेक्ट्रॉन्स कौन नेचर का हो गया, पार्टिकल नेचर का, मतलब ये पार्टिकल स्वभाव का हो गया। जब इलेक्ट्रॉन भाई साहब वेव के साथ तरंग करे तो वह भी नेचर का, और जब इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल साइज में होगा तो वह कौन नेचर का होता है भाई साहब, तो वह होता है पार्टिकल नेचर का, कौन नेचर का, पार्टिकल नेचर का, सही है। अब इसी टर्म को डिरिबोगली साहब ने क्या कह दिया, देखिए आपको दो बात समझ में आ गया, कौन कौन,
एगो तो समझ में आ गया आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा समझ में आ गया बुआ हो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का सिद्धांत। अब तीसरा भाई साहब डिरिबोगली आ गया। कौन आ गया? अब डिरिबोगली साहब क्या कहते हैं, डिरिबोगली साहब की बात सुनिएगा। इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा हो तो पार्टिकल्स नेचर का भी स्वभाव को फॉलो करता है और वेव नेचर को भी स्वभाव को फॉलो करता है। देखो अब दोनों के सिद्धांत को चुराया, उन्होंने अपना सिद्धांत बना दिया। कौन? तो बुआरे डिरिबोगली साहब। कौन बनाया? डिरिबोगली साहब। जैसे कैसे बनाया सो देखो, थोड़ा सा इसको मूव करके हम आगे कर देते हैं। चलो, इन्होंने बताया कि ये जो फंक्शन आप मुरली सर हमको दिखा रहे हैं बहुत बढ़िया, तो ये जो भाई साहब है कौन नेचर का है? तो ये टर्म आपका पार्टिकल नेचर का है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर का है। क्लियर है? चलो अब जो भाई साहब आप कहेंगे ये तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक का अंदर होता है, सेंटर होता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन मुरली सर आप दिखा रहे हैं इस प्रकार की परिघटना, इस प्रकार की परिघटना, सही है। तो ये कौन नेचर का होता है? तो हम भाई साहब ये बताए हैं कि ये आपका वेव नेचर का होता है। ये कौन नेचर है? तो ये आपका वेव नेचर है। तो वेव नेचर किसने बोला? आइंस्टीन नहीं, प्लांक्स ने बोला। ये बोला आइंस्टीन। अब कहता है इसी टर्म पर कौन? तो बोले डिरिबोगली साहब बोला। डिरिबोगली साहब का कथन था, स्टेटमेंट था कि जब इलेक्ट्रॉन बुआ हो मूव कर रहा हो, जैसे पंखा चल रहा होता है, पंखा चल रहा होता है तो पंखा किस गति में चलता है? मोशन में चलता है। और पंखा मोशन में चलता है तो उसमें 3 प्लेन होता है, एक्स वाई जेड प्लेन होता है। मतलब एक्स मतलब 3 गो पत्ता का नाम रख देंगे, एक्स वाई जेड। लेकिन जब रुका हुआ है तो हम आप गणना कर सकते हैं। पंखा अगर विरामावस्था में तो गणना कर सकते हैं, लेकिन जब वो स्पीड में नाच रहा है तो उसको गणना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते कि कहाँ पे है। लेकिन ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन हर जगह प्रेजेंट होता है। तो ये इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन तो बोले वेव नेचर का भी और पार्टिकल नेचर का भी है, दोनों का फॉलो करता है। तो इन्होंने बताया भाई साहब ये एज वेल एज वेव नेचर और पार्टिकल नेचर जब ये मूव करता हो, क्या करता हो? मूव करता हो। तो बोले जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, क्या करेगा? जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो पार्टिकल नेचर का भी होगा और वेव नेचर का भी होगा। इन्होंने बेहतरीन तरीका से बताया और दोनों के सिद्धांत चुरा करके इन्होंने अपना नाम रख दिया। उसी दिन से इसी इलेक्ट्रॉन को बुआ हो इसी फेनोमेनन को जाना जाता है डिरिबोगली वेवलेंथ। डिरिबोगली वेवलेंथ। अब कहेंगे मुरली सर डिरिबोगली वेवलेंथ तो आपने पढ़ा दिए, अब डिरिबोगली लेंथ का कुछ सिद्धांत होता है जो भी आप हमको बता दीजिए, इक्वेशन बता दीजिए, सही है। तो हम कहे भाई साहब घबराए नहीं, हम आपका इक्वेशन भी एक एक टर्म से क्लियर कर ही देंगे, सही है। तो वो डिरिबोगली इक्वेशन लिखेंगे स्टार दे करके, पहले इसको पेज में ऐड करो। डिरिबोगली इक्वेशन है क्या? नहीं, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको क्या बताया भाई साहब? 3 गो टर्म बताया। कितने टर्म बताए? 3 गो टर्म बताए, सही है। तो अब लिखेंगे स्टार दे करके क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए भाई साहब, डिब्रोगली इक्वेशन, स्टार दे के लिखो। डिब्रोगली इक्वेशन, डिब्रोगली इक्वेशन, डिब्रोगली समीकरण, डिब्रोगली इक्वेशन फ्रॉम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ए में लिखेंगे भाई साहब फ्रॉम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, फ्रॉम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार E बराबर फॉर्मूला होता है भाई साहब hc/λ। E बराबर क्या फॉर्मूला होता है? hc/λ। तो ये बात बोले थे कौन? तो प्लांक साहब। बी नंबर में देखिए आइंस्टीन साहब क्या बोले थे? फ्रॉम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से विद्युतीय प्रभाव से क्या होता था भाई साहब? E बराबर फॉर्मूला होता है mc²। इसको मानेंगे समीकरण 2, सही है। अब लिखेंगे बारे हमको दोनों समीकरण पता चल गया, दोनों समीकरण पता चल गया। तो जब दोनों समीकरण पता चल गया तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से,
बोले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो बोले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से LHS दोनों का बराबर है तो RHS बराबर होगा। तो बोले HC बाई लेमडा बराबर MC स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत है क्या? HC बाई लेमडा बराबर MC स्क्वायर होगा कि नहीं? अब देखो ए गो C से ए गो C कटेगा तो बेहतरीन तरीका से लिखो तो H बाई लेमडा बराबर MC आएगा। H बाई लेमडा बराबर क्या आ गया? MC। कोई दिक्कत है क्या? तो H बाई लेमडा बराबर MC है तो लेमडा का मान निकालेंगे तो H बाई MC आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब वो फिजिक्स वाले सर बताते हैं प्रकाश का जो चाल होता है वह वेलोसिटी ऑफ वेग होता है। तो लेमडा बराबर हम क्या रखेंगे? H बाई MV रख सकते हैं क्योंकि V के C के जगह पर V, क्योंकि C V के बराबर है तो V C के बराबर है। अब बोले P बराबर होता है वो MV। क्या होता है? थोड़ा सा यहाँ पे देखो P बराबर होता है बुआरे मोमेंटम बराबर, ऐसे ना समझो, इसको मिटाओ, यहाँ से समझो। मोमेंटम बराबर आपको मान समझ में आएगा। मोमेंटम बराबर फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। सही है बुआरे, मास इंटू वेलोसिटी आप पढ़ते हैं तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो संवेग को P से सूचित करता है, मास को M से और वेलोसिटी को V से, मतलब P बराबर MV। तो बुआरे और करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे और करके इसको P बराबर MV है तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? H बटा MV के जगह पर क्या डाल देंगे? P। तो लेमडा बराबर H बटा P आ गया। अब वाला बताओ वेयर में लिखो, वेयर। वेयर क्या है? तो M क्या है? तो मूविंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। M क्या है? तो बोले मूविंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मूविंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब घूमने वाला इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। सही है, चलिए बहुत बढ़िया। P क्या है? तो भाई साहब थोड़ा सा इसको पीछे कर ले, आओ। P क्या है? तो बोले P आपका मोमेंटम है। क्या है? मोमेंटम है। सही है। अब वह C क्या है? तो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की चाल है। इसका मान तो आपको पहले से पता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब वह H क्या है? तो H प्लांक्स कांस्टेंट है कि नहीं? प्लांक्स कांस्टेंट है। अब प्लांक्स कांस्टेंट का मान कितना होता है? तो 6.62 गुने 10 के पावर -34 जूल पर सेकेंड होता है। सही है। उसके बाद H पता हो गया, P पता हो गया, तो V क्या है? तो V हमारे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का वेग है। सही है। अगर आपसे कोई पूछे लेमडा क्या है तो वेवलेंथ है। क्या है? वेवलेंथ है। आपको ये सारा प्रक्रिया समझ में आ गया। तो मुरली सर आप ये सारा फंक्शन आपको बेहतरीन तरीक़ा से बताए हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वह हो आप मेरे साथ बने रहे, आपको हम बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से टॉपिक क्लियर किए होंगे। फिर भी आपको मन में किसी भी प्रकार की कोई डाउट बच जाए तो मुरली सर आपसे एक रिक्वेस्ट चाहते हैं कि भाई साहब आप हमारे कमेंट बॉक्स में आए, कमेंट में बताएं। मैं हर एक व्यक्ति का कमेंट पढ़ता हूँ, आपके साथ उपलब्ध होऊंगा। सही है। लेकिन आप मेरे साथ मेरे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, आपका प्यार दुलार मिलता रहेगा तो मैं बहुत आगे हद तक आपको ठीक ठाक से बताते चलता जाऊंगा। सही है। तब तक के लिए मैं आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों से विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है। इसी तरह से आप बढ़ते रहिए, ग्रोथ करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वेल डन।